हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए लेके हाजिर है एक और मॉक टेस्ट। ठीक है, आपके मॉक टेस्ट कंटिन्यू चले हुए हैं। आपको पता है कि आपके जो मॉक टेस्ट है इसमें आपका HPGK रहता है, ठीक है, इंग्लिश का सेशन रहता है आपका, और हिंदी, तीनों हुए मिक्स मॉक टेस्ट जो आपके कंटिन्यू चले हुए हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 30 और 30 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है वो अपना कमेंट सेक्शन में बताना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हर रोज़ आपकी वीडियो शाम को 7:30 बजे अपलोड होते हैं। आपने टाइम से वीडियो को जो वो वॉच आउट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुंजू चंचलो किस जिले का प्रेमी युगल था। मतलब ये कुंजू चंचलो जो किस जिले का प्रेमी जोड़ा था, तो ये चंबा का था, कांगड़ा का था, शिमला का था या मंडी का था। तो जो कुंजू चंचलो आपका ये चंबा जिले का प्रेमी जोड़ा था। ठीक है, चंबा जिले का प्रेमी जोड़ा था आपका कुंजू चंचलो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धरती है बलिदान की पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये YS परमार है, लालचंद प्रार्थी थे, या राहुल साकृत्यांतन थे, या शांता कुमार थे। तो धरती है बलिदान की पुस्तक के लेखक जो थे ये है शांता कुमार। ठीक है, धरती है बलिदान की पुस्तक के लेखक शांता कुमार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो कस्तूरी मृग जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है। ये प्रजनन केंद्र आपका चंबा में है, धर्मशाला में है, मनाली में है या कुफरी में है। तो कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो आपका ये कुफरी में स्थित है। ठीक है, कुफरी में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाटोप खजियार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो कालाटोप खजियार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ये सिरमौर जिले में स्थित है, किन्नौर में स्थित है, सोलन में स्थित है या चंबा में। तो कालाटोप खजियार जो आपका वन्य जीव अभयारण्य ये चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, कालाटोप खजियार हो गया, ठीक है, गांगुल सियाल वेही हो गया, ये भी आपका चंबा में गांगुल सियाल वेही हो गया, कालाटोप खजियार हो गया, ठीक है, तुंडाह हो गया, तुंडाह हो गया, ये सारे आपके वन्य जीव जो आपका कुगती वन्य जीव अभयारण्य हो गया, ये सारे आपके चंबा जिले में स्थित हैं। तो कालाटोप खजियार वन्य जीव अभयारण्य आपका चंबा जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन अल्पाइन प्रकार के पेड़ मिलते हैं। ठीक है, अल्पाइन प्रकार के पेड़ जो हिमाचल प्रदेश किस घाटी में मिलते हैं। स्पीति घाटी में मिलते हैं, या रेणुका में, कुफरी में या कुल्लू में। तो स्पीति घाटी में जो आपके अल्पाइन प्रकार के पेड़ मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जजुराना प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जजुराना प्रजनन केंद्र जो वो कहाँ पर स्थित है। ये सराहन रामपुर में स्थित है, सुल्तानपुर कुल्लू में, या डलहौजी चंबा में, या करसोग मंडी में। तो आपका जो जजुराना प्रजनन केंद्र है ये आपका सरहान में, सरहान रामपुर, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका शिमला में। ठीक है, सरहान रामपुर शिमला में ये पड़ता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य जो ये किस जिले में स्थित है। ठीक है, किस जिले में स्थित है। तो ये मंडी में है, कुल्लू में है, शिमला में या कांगड़ा में है। तो शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य मंडी में है, ठीक है, बांदली भी और नरगू भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है। तो इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क जो है मंडी में है, कुल्लू में है, शिमला में है या कहाँ पे स्थित है। तो इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क जो है वो एक कुल्लू जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश में शेरों की सफारी कहाँ पर स्थित है। तो शेरों की सफारी कहाँ पर स्थित है। ये मनाली में है, रेणुका में है, धर्मशाला में या खजियार में। तो ये स्थित है आपकी रेणुका में, और रेणुका कहाँ पे पड़ता है, ये रेणुका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपका रेणुका पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये मनाली में है, रेणुका में है, धर्मशाला में है या लाहौल स्पीति में। तो पिन घाटी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है आपका। पिन घाटी जो नेशनल पार्क है आपका ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है, लाहौल स्पीति में जो आपका पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ये आपके 10 क्वेश्चन HPGK के। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी के, इसके बाद आपका इंग्लिश के रहेंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। मतलब आपने इनमें से बताना कि जो हनुमान का पर्यायवाची शब्द जो वो कौन सा नहीं है, कौन सा हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता कि पवन सुत, अंजनी पुत्र, पवन सुत, मारुति नंदन, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, हनुमान के पर्यायवाची है। ठीक है, हनुमान के पर्यायवाची है सारे, ये तीन जो है।
पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति नंदन। और ये विनायक जो है ये गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है, विनायक जो आपका गणेश का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? विनायक जो है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अति का विलोम शब्द अधिक होगा, कम होगा, अल्प होगा या शून्य होगा। तो अति, अति का मतलब अति होता है ज़्यादा ही होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अल्प या शून्य। तो अति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अल्प। ठीक है, अति का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अल्प। विलोम शब्द इसका अल्प, अति का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अनाचार हो जाएगा, सदाचार हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा या आचार हो जाएगा। तो आचार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दुराचार। ठीक है, आचार का विलोम शब्द हो जाएगा आपका दुराचार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल में बूंद बूंद टपक रहा है। वाक्य में बूंद बूंद क्या है? इसमें बूंद बूंद बताना है आपने। ठीक है, तो इसको सिंपल सा समझना, ये विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है या सर्वनाम है। अच्छा, नल क्या आ गया आपकी? नल आ गया आपकी संज्ञा। ठीक है, नल आ गया आपकी संज्ञा। ठीक है, टपकना है, टपकना क्या होगी? क्रिया। ठीक है, और बूंद बूंद क्या आ गई आपकी? तो बूंद बूंद क्या आ गई आपकी? ये आ गई क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता, क्रिया हो रही है क्या? टपक रहा है। और क्रिया की विशेषता क्या है? कि ये बूंद बूंद टपक रही है। तो ये क्या हो गया आपकी क्रिया की विशेषता। तो नल 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 बूंद बूंद टपक रहा है, तो इसमें बूंद बूंद में क्या है आपका? बूंद बूंद जो आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा बूंद बूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक बताना आपने। तो करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या कर्म कारक है। तो गरीबों को वस्त्र दो, जहाँ भी कोई देने की बात आए या दान देने की बात आए, ठीक है, या दान की बात आए, वहाँ पे जो कारक होता है वो संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होगा वहाँ पे? संप्रदान कारक होगा। ठीक है, संप्रदान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिकारी ने तीर से हिरण को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? तो जहाँ पर भी आपका हथियार आ जाए, करण आ जाए, ठीक है, तो शिकारी ने तीर से हिरण को मारा, तो वहाँ पे तीर से हिरण को मारा तो वो कारक हो जाएगा आपका करण कारक। ठीक है, जहाँ पर भी आपके हथियार की बात हो जाए, तो जैसे तीर से मारा, चाकू से मारा, छुरी से मारा, डंडे से मारा, तो वो कारक हो जाएगा आपका करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनिल सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें बताना आपके कि अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणात्मक क्रिया या द्विकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, कन्फ्यूजन वाला कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया, इनमें डिफरेंस क्या है अकर्मक में और सकर्मक में? तो सकर्मक क्रिया जहाँ पर जैसे कोई काम है, जैसे मोहन ने सोहन को, ठीक है, मोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा, तो मोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा, तो इसने जो कर्म करा इसका असर किस पर पड़ा? सोहन पर पड़ा। ठीक है, मोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा, इसमें असर किस पर पड़ा? सोहन पर पड़ा। ठीक है, मोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा तो सोहन पर असर पड़ा। तो इसमें क्या होता है? जो कर्ता का प्रभाव, जो कर्ता काम करता है उसका प्रभाव जो पड़ता है कर्म पर। लेकिन अकर्मक क्रिया में जैसे अनिल सो रहा है, तो अनिल सो रहा है, तो इसमें जो क्रिया है वो कहीं ट्रांसफर हो रही है, आपकी जो क्रिया वो ट्रांसफर हो रही है? नहीं हो रही है। अनिल सो रहा है, वो प्रभाव भी उसी पर पड़ रहा है। तो ये जो अकर्मक क्रिया है इसमें जो प्रभाव है वो उसी पर रहेगा, कर्ता पर ही। और सकर्मक क्रिया जो होती है उसमें जो कर्ता का प्रभाव है मतलब वो कर्म पर पड़ेगा। जैसे मोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा, तो मोहन ने जो काम करा उसका असर पड़ा सोहन पर। तो जो एक्शन आपका ट्रांसफर हो जाता है वो आती है आपकी कर्मक क्रिया, और जहाँ पे एक्शन क्रिया जो वो ट्रांसफर नहीं होती है बल्कि कर्ता पर ही पड़ती है, तो वो होती है आपकी अकर्मक क्रिया। तो अनिल सो रहा है, सिंपल सी क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कोई क्रिया हो नहीं रही, किसी के ऊपर असर पड़ नहीं रहा किसी दूसरे के ऊपर, तो यह अकर्मक है, यह अनिल पर ही प्रभाव पड़ रहा है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश विदेश में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है या द्वंद्व समास है। तो देश विदेश, तो देश विदेश को हम कैसे लिख सकते हैं? देश और विदेश, देश और विदेश, देश और विदेश। जहाँ पर आपको पता है कि और से सेंस बन जाए, एक दूसरे के अपोजिट हो, योजक चिन्ह हो, एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो या योजक चिन्ह हो, तो वहाँ जो समास होता है आपका वो द्वंद्व समास होता है।
कौन सा समास होता है वहाँ पे? द्वंद्व समास। तो देश और विदेश में समास कौन सा हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वागत, स्वागत में संधि कौन सी आपकी? तो सु जमा आगत, इसका ये संधि विच्छेद हो जाएगा, दो प्रॉपर शब्द बन जाएंगे। लेकिन आपने पहचाननी कैसे है? जहाँ पर भी य, र, ल, व अंतस्था व्यंजन, अंतस्था व्यंजन जहाँ भी आ जाते हैं आपके य, र, ल, व अंतस्था व्यंजन, और इनसे पहले आपका आधा वर्ण आ जाए, जैसे इसके आध पहले आ जाए, ठीक है, जैसे अन्वेषण लिखा जाता है, अन्वेषण, तो वो आ गया, और इससे पहले अंतस्था व्यंजन आ गया, इससे पहले आधा वर्ण आ गया आपका, प्रत्येक लिखा जाता है, ठीक है, प्रत्येक लिखा जाता है, ठीक है, तो प्रत्येक आधा वर्ण आ गया। तो जहाँ भी आपका अंतस्था व्यंजन आ जाए उससे पहले आपका आधा वर्ण आ जाए तो वो संधि कौन सी हो जाती है आपकी? वो संधि हो जाती है आपकी यण संधि। कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। तो स्वागत में कौन सी संधि आपकी? यण संधि है। स, ये व आ गया अंतस्था व्यंजन, य, र, ल, वो जो अभी बताया आपको, य, र, ल, व अंतस्था व्यंजन आ गया, और इनसे पहले आ गया आपका वर्ण कोई भी, और आधा वर्ण आ जाए तो वो संधि हो जाती है आपकी यण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ओ कौन सा स्वर है? तो ये अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, या पश्च स्वर है, ठीक है। तो आपको पता है कि जीभ के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं, ठीक है, जीभ के आधार पर स्वर के भेद, जीभ के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर होते हैं, एक तो अग्र स्वर हो जाएगा, ठीक है, एक हो जाएगा आपका मध्य स्वर हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका पश्च स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या क्या आते हैं आपके? ई आ जाएगा, छोटी ई आएगी, बड़ी ई आएगी, ए और ए आएंगे, ठीक है। मध्य स्वर में आएगा आपका छोटा अ, पश्च स्वर में आ जाएगा आपका आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा और औ। ये आपके पश्च स्वर में आते हैं। ये सारे तीन जो आपके तीन होते हैं आपके जीभ के आधार पर स्वर के भेद, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो औ कौन सा स्वर आपका? तो औ जो आपका ये पश्च स्वर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है, तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपका स्कोर जो 30 में से आउट ऑफ कितना ठीक रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का ये बोलता है कि लुक देयर इज़ अ कार कमिंग। तो मतलब ये है कि लुक के साथ यहाँ पे क्या सा आपका क्या यूज़ होना? लुक इन होना यूज़, या लुक आउट होना है, लुक टू या लुक फॉरवर्ड। तो यहाँ पे जो होगा मतलब यूज़ आपका लुक आउट, लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है कि ध्यान से। क्या होता है इसका मतलब? ध्यान से। लुक आउट मतलब ध्यान से। लुक इन टू क्या होता है? लुक इन टू होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है। लुक आउट होता है देखना, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, ठीक है। लुक फॉरवर्ड होता है उत्सुकता, लुक फॉरवर्ड होता है इसका मतलब होता है उत्सुकता से इंतजार करना। तो यहाँ पे क्या लुक आउट, और लुक आउट का मतलब क्या होता है कि ध्यान से। यहाँ बोल रहे हैं कि ध्यान से कार आ रही है आगे से, ठीक है, देयर इज अ कार कमिंग, की कार आ रही है। तो लुक आउट इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लुक के साथ है, लुक के साथ आपकी आउट आ जाएगा, ठीक है, लुक के साथ आपका आउट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर लुकिंग टू मीट देयर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे भरा जाएगा लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू। तो इसका मतलब लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब इसका मतलब क्या होता है कि लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्सुकता से किसी का इंतजार करना, ठीक है, उत्सुकता से। जैसे आपको आपने कोई चीज़ मंगवाई है किसी से, अपने माँ बाप से, तो आप बड़ा बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं उत्सुकता से। तो यही वही बात है कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट्स देयर फ्रेंड, मतलब वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उत्सुक है, उत्साहित है। तो लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू जो प्रपोजिशन आपकी ये भी यूज होती है, लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्सुकता से किसी का इंतजार करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पुलिस आर लुक दिस मैटर। फिर लुक आ गया आपका, तो लुक के साथ यहाँ क्या यूज होगा? लुक पुलिस, द पुलिस लुक, लुक क्या कर रही है मतलब लुक इनटू कर रही है। पुलिस क्या करती है? मामले को देखती है। लुक आउट कर दूं मैं, तो लुक आउट, पुलिस मामला देखती नहीं है, पुलिस जो मामले का छानबीन करती है। क्या करती है? छानबीन करती है। पुलिस जो मामले की छानबीन करती है, ठीक है, छानबीन करती है पुलिस जो वो मामले की छानबीन करती है। और लुक एट क्या होता है? देखना, ठीक है। और ये हो गया आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? द पुलिस लुक इनटू द मैटर। लुक फॉर होता है ढूंढना, लुक के साथ अगर फॉर यूज कर देते हैं आप तो वो हो जाएगा ढूंढना, ठीक है। तो लुक फॉर में होता है पुलिस जो किसी चीज़ को ढूंढ नहीं रही है, छान कर रही है मैटर की, जो मैटर की जो हमेशा मामले की छानबीन होती है। तो पुलिस लुक इनटू द मैटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही डील्स रेयर बुक्स, ठीक है।
तो अब ये क्या मतलब कोई बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है। तो जब बिजनेस की बात होती है तो डील के साथ इन प्रपोजिशन का यूज़ होता है, और जब बिहेवियर की बात होती है तो डील के साथ विद प्रपोजिशन का यूज होता है। तो ही डील्स इन रेयर बुक, यहाँ पे व्यापार की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है तो डील इन, व्यापार की बात हो बिजनेस की बात हो तो डील इन का यूज़ होगा, और बिहेवियर की बात हो तो डील विद का यूज़ होगा। यहाँ पे आ जाएगा ही डील्स इन रेयर बुक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डील डैश एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, ठीक है। तो हाउ डू यू डील विद एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, तो इसमें क्या भरा जाएगा। तो आपको पता है कि अभी बताया कि जब बिहेव की बात करी जाए तो डील विद का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब बिहेव की बात की जाती है तो डील विद का यूज किया जाता है। हाउ डू यू डील विद एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, तो यहाँ पे डील विद का यूज होएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है उसके लिए क्या बोलेंगे, ओवरवेट बोलेंगे, ग्लटन बोलेंगे, कॉर्पुलेंट बोलेंगे या ओबेस बोलेंगे। इन तीनों का मतलब क्या होता है, मोटा, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा खाता है उसको क्या बोलेंगे, इनका नहीं, जो ग्लटन होता है, जो ज़्यादा खाता है उनका मतलब होता है ग्लटन, और ओवरवेट, कॉर्पुलेंट और ओबेस। तो जो ज़्यादा खाता है उसको बोलते हैं हम क्या, वन हु ईट टू मच उसको बोलते हैं ग्लटन, और ओवरवेट, कॉर्पुलेंट और ओबेस, इन तीनों का मतलब क्या होता है, मोटा। इन तीनों का मतलब हो जाएगा मोटा। कॉर्पुलेंट भी मोटा होता है, ओबेस भी और ओवरवेट भी, लेकिन जो ज़्यादा खाएगा उसको बोलते हैं ग्लटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका, ठीक है। यहाँ पे लिखा कि वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, ठीक है। तो वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, तो जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैम्पिस्ट बोलते हैं, अल्ट्रिस्ट बोलते हैं, चौवनिस्ट बोलते हैं, फिलाटेलिस्ट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह विद्यमान है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ओमनीसेंट बोलेंगे, ओमनीपोटेंट बोलेंगे, ओमनीपोलिटेंट बोलेंगे या ओमनी प्रेजेंट। तो हर जगह जो विद्यमान है उसको बोलेंगे हम ओमनी प्रेजेंट। और ओमनीसेंट होता है वो सब कुछ जानता हो, ओमनीपोटेंट जो बहुत पावरफुल हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक ऐसा पर्सन जो चीज़ों के मतलब किस चीज़ें सकारात्मक तरीके से देखता है, ठीक है। जो चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखते हैं उसको क्या कहता है, उसको क्या कहता है, ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपका, स्टेटमेंट हाउ मच अ पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, मतलब किसी चीज़ का मतलब जो स्टेटमेंट देना है, एस्टिमेट लगाना, अंदाज़ा लगाना, उसको क्या बोला जाता है, उसको एस्टिमेट बोला जाता है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपने अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर बताना कि 30 में से आउट ऑफ कितने ठीक करे आपने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।